कि किसके बाद किसने शासन किया और उनसे संबंधित क्या क्या साक्ष्य हमारे पास मौजूद। ठीक है, और इसी क्रम में पहला उदाहरण मिलता है महाजनपद का। तो जब हम अंग्योत्तर निकाय पढ़ते हैं जिसको ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है, ठीक है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंग्योत्तर निकाय, क्या नाम है? इसमें 16 महाजनपदों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकमात्र ग्रंथ है, इसके अलावा जैन धर्म से भी संबंधित एक ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। इसमें भी इन्हीं 16 महाजनपदों का नाम मिलता है, लेकिन इनका नाम यहाँ पर अलग अलग बताया गया है। अर्थात अगर ऑथेंटिक माना जाए या फिर जिन नाम से हम जानते थे वहां उस समय के महाजनपदों को, एग्जैक्टली वही नाम अगर आपको देखना है तो किस में जाएंगे? अंग्योत्तर निकाय में। वही 16 महाजनपद का उल्लेख जैन धर्म में भी मिलता है, जैन ग्रंथ में, लेकिन इसमें नाम अलग हो जाते हैं क्योंकि इनकी भाषा प्राकृत थी। ठीक है, पाली हिंदी के निकट दिखता है, ठीक है, प्राकृत थोड़ा और टूटा हुआ दिखता है। आपने कल ही देखा था वेलिथीपुत्र लिखा था, क्या नाम लिखा था? वेलिथीपुत्र। पाली में उसको वैठिलीपुत्र कहा गया है ना। तो इस प्रकार भगवती सूत्र में इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, लेकिन सोर्स दोनों है, दोनों में ही आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि उस तत्कालीन भारत जो है वह कितने राज्यों में बटा हुआ था? 16 राज्यों में बटा हुआ था। राज्यों को उन दिनों महाजनपद आप कह सकते थे। ठीक है, तो कौन कौन से थे ये 16 महाजनपद, यही देखना है सबसे पहले, और उसके बाद देखेंगे कि इन 16 महाजनपदों को भी कोई एक जनपद है जो लील जाएगा, क्या कर जाएगा? खा जाएगा, और अपने आप को एक सबसे बड़े महाजनपद या साम्राज्य के रूप में, अभी कोई साम्राज्य नहीं है ना, लेकिन वह जब सभी 16 के 16 महाजनपदों को जीत लेगा तब वह किस रूप में स्थापित हो जाएगा? साम्राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा। तो फिर वहां तक पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग एक शॉर्ट में स्टडी करेंगे महाजनपदों का। आप लोग भी कोशिश करो कि एक नक्शा बना लो और साथ में ही करते चलते हैं, अलग से नहीं लिख पाऊंगा। ठीक, ये बोर्ड को ऐसे करते बनेगा क्या? बाकी के लिए जगह नहीं है ना। सेटिस्फाइड, हैप्पी? ठीक है, पहले इसका यूज कर लेते हैं, जरूरत पड़ा तो उधर जाएंगे। क्लियर? तो इन 16 महाजनपदों में अलग कुल मिलाकर देखा जाए तो 16 के 16 महाजनपद लगभग उत्तरी भारत में ही स्थापित थे। एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था या फिर गोदावरी नदी के किनारे, अर्थात सभी महाजनपदों में सबसे दक्षिणी जनपद जिसको कहा जाएगा वह क्या होगा? अस्मक। और इसीलिए मैंने नीचे के भारत को नहीं बनाया हुआ है। ठीक है रागिनी, क्योंकि इसके नीचे अभी हमको नहीं जाना है। ठीक है, अस्मक था गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित एक महाजनपद जिसकी राजधानी का नाम था पाटन या पोटली। हाँ, दक्षिण मतलब गोदावरी नदी, इसके नीचे ये वाला पार्ट है, पर उसको अभी आप ध्यान मत रखो। तो सब जिन 16 महाजनपदों की बात कर रहे हैं उसमें सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था? अस्मक था, जिसकी राजधानी क्या थी? पाटन या पोतली। और यहाँ पर कहा जाता है कि राजा मौली, राजा मौली, राजा मुलक,
राजा मुलक नाम का व्यक्ति यहाँ पर शासन कर रहा था। हम जिस समय की बात कर रहे हैं वो कब है? छठवीं शताब्दी। ठीक है, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात गौतम बुद्ध के जन्म को आप सेंटर में रखो। जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उस समय भारत की स्थिति क्या थी, कहां कहां पर कौन कौन से राज्य थे और कौन कौन राजा शासन कर रहे थे। जहां के राजा का नाम मिलेगा उसका नाम लिखेंगे। प्रत्येक महाजनपद के संबंध में कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात होगी, उसको देखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे दक्षिणी में कौन था? याद रहेगा सबसे दक्षिणी कौन था? ठीक है, 16 महाजनपदों में ये भी याद रखना है कि 14 के 14 महाजनपद जो थे वो कैसे थे? राजतंत्रात्मक थे। अर्थात उस समय भी शासन भारत में दो प्रकार के प्रचलित थे, एक तो राजतंत्रात्मक था और दूसरा गणतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक अर्थात कौन सा तंत्र? जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता था, राजा का बेटा राजा हुआ करता था। और दूसरा होता था गणतंत्रात्मक, जिसमें राजा को कौन चुनता था? जनता चुना करती थी, है ना। मतलब गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जनता चुना करती है राजा को, लेकिन उस समय की जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है वह थोड़ी सी भिन्न थी। ठीक है, आज के गणतंत्रात्मक व्यवस्था आज से भिन्न थी। आज के गणतंत्र में सीधे जनता नियुक्त करती शासक को, ठीक है, लेकिन उस समय जनता नहीं चुन करके क्या करते थे, राज्य को अलग अलग संघों में बांटा गया था और जो संघों के प्रमुख होते थे वही राजा का चुनाव करते थे अपने में से। जैसे 8 संघों का उल्लेख मिलता है, उन 8 संघों ने मिलकर राजाओं का चुनाव किया। तो उस समय मूल रूप से 2 सबसे महत्वपूर्ण राज्य ऐसे मिलते हैं या महाजनपद मिलते हैं जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, वो दोनों थे मल्ल और वज्जी। कौन कौन सा? मल्ल और वज्जी। ठीक है, इन दोनों में क्या था? तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उस समय का जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वह अभी की तरह न होकर के, उदार न होकर के निरंकुश था। ठीक है, अर्थात उसमें उन 8 में से जो राजा होता था वह निश्चित तौर पे वैसे ही राज्य करता था जैसे राजतंत्रात्मक के लोग करते हैं। ठीक है, तो निरंकुश शासन पद्धति कह सकते हैं। विश्व की सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गणतंत्र है उसके रूप में हम किसको जानते हैं? लिच्छवी को जानते हैं। वज्जी के भीतर आता था। ये छोटे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में काम आते हैं। ठीक है, सबसे पुराना गणतंत्र कहाँ स्थापित था पूछा जाए तो लिच्छवी का नाम लेना है। ठीक है, वैशाली का लिच्छवी। ठीक है, वैशाली के अंतर्गत आता था लिच्छवी। क्लियर है? फिर वापस आते हैं महाजनपद की ओर। तो पहला क्या हो गया? अस्मक हो गया, सबसे दक्षिणी। सबसे पूर्वी भाग में आप यहाँ पर आइए। यहाँ एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था अंग। कर्ण को कहाँ का राजा माना गया है? अंग नरेश माना गया है। ठीक है, तो सबसे पूर्वी जो महाजनपद था वह कौन था? अंग था और इसकी राजधानी का नाम था चंपा। अंग महाजनपद का नाम, राजधानी का नाम है चंपा और यहाँ के शासक थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त 3 राज्यों पर शासन करेगा, तीनों अलग अलग लोग रहेंगे। ठीक है, तीनों का नाम ब्रह्मदत्त रहेगा। जैसे अंग में ब्रह्मदत्त रहा, लेकिन इसको पराजित करके ब्रह्मदत्त को हरा के कौन शासन करने लग गया था? यहाँ ब्रह्मदत्त को बिंबिसार ने पराजित किया और उसके बाद अपने पुत्र को वहां का गवर्नर या उपराजा बनाकर बैठा दिया। तो ब्रह्मदत्त के बाद चंपा का राजा कौन हो जाएगा? गुड, अजात शत्रु। ठीक है, फिर आते हैं सबसे उत्तरी भाग में। सबसे उत्तर में जो क्षेत्र है वह आज का पाकिस्तान का पेशावर के ऊपर में, अर्थात हजीरा जिला। ठीक है, कौन सा जिला? पाकिस्तान का हजीरा जिला। अफगानिस्तान पाकिस्तान के मिलन स्थल पर स्थित था एक राज्य जिसको कहा जाता था कंबोज। राजधानी थी हाटक
क्या नाम था राजधानी का? हाटक। इसको राजपुरा भी कहते हैं, राजपुरा, ठीक है। और कंबोज उस समय अर्थात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व भर में प्रसिद्ध था अच्छे नस्ल के घोड़ों के लिए। श्रेष्ठ किस्म के घोड़े कहां से आयात किए जाते थे? कंबोज से, ठीक है। घोड़ा, या फिर लिख सकते हो अगर जगह बनाकर लिखो तो, कि उच्च किस्म के या उन्नत नस्ल के या श्रेष्ठ नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक। और उन दिनों घोड़े का महत्व जान रहे हैं ना, ठीक। लड़ाई एकमात्र था विशाल, कमर्शियल, ट्रांसपोर्टेशन, एक शब्दों में कहेंगे तो परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन था। या तो आप पैदल जाओ या तो आप घोड़े में जाओ, ठीक है। युद्ध में काम आते ही थे, परिवहन में काम आते ही थे, संचार में काम आते ही थे, ठीक है। अर्थात घोड़े के बिना उस समय क्या होता था? काम नहीं बन रहा था, ठीक है। तो कंबोज प्रसिद्ध था उच्च किस्म के घोड़े के लिए। कंबोज का राजधानी जो था उसको हाटक कहते थे, राजपुरा भी कहते थे, ठीक है। वर्तमान में पाकिस्तान का हजीरा जिला से इसको आप जोड़कर देख सकते हैं। कंबोज के ठीक नीचे आज पाकिस्तान का जो पेशावर क्षेत्र है, ठीक है, या कह सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान का जो भाग है, यहीं से अफगानिस्तान जाएगा, यहीं से पाकिस्तान जाएगा, तो ये वाला पार्ट है। यहाँ पर जो महाजनपद हुआ करता था इसको कहेंगे गंधार। क्या कहेंगे? गंधार। और गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। क्या थी? क्या बोल रहे थे आप? पाटली। मुझे अच्छे से याद है सन 2016 मेरी एक स्टूडेंट थी, नाम नहीं गिनाऊंगा, ठीक है, और वो भिलाई से पढ़ के आई थी यूपीएससी का कोर्स, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, और बस ऐसे ही हैदराबाद की चर्चा हुई। तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है, ठीक है। मैंने पूछा था कि किस नदी, ऐसे ही जैसे पूछता हूँ, ये पुरानी आदत रही है, तो किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी। तो आप बताओ कि कहाँ पर है? तो मूसी नदी और हैदराबाद दोनों यहाँ पर है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पर अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। तो मैंने कहा भूगोल को ना आप पूरा गोल ही बना दिए, है ना। आपने पाटलिपुत्र को कहा? अच्छा, मतलब बाय मिस्टेक गलती हुई है, गलती से मिस्टेक हो गया। तो ठीक है, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। ऐसा कहा जाता है कि भरत का नाम सुने हैं, जिनके नाम पर यहाँ का नाम भारत पड़ा, ठीक है। तो भरत के पुत्र का नाम था तक्ष, भरत पुत्र तक्ष। नहीं, भारत के बाहर है, वहां के शासक का नाम नहीं मिला हुआ है, ठीक है। जिनका मिला है उनका बताऊंगा, राजधानी तो सबका रहेगा, राजा जिनका अभी तक ज्ञात हुआ है मुझे वही बताऊंगा, ठीक है। गंधार में कौन था? तक्ष था। और गंधार को क्या माना जाता है? वो जान रहे हैं क्या मामा? क्या नाम था? ठीक है, यहाँ से ही विवाह हुआ था, धृतराष्ट्र की पत्नी यहीं से आई थी, गंधार से ही गांधारी आई थी। ये कुरु मिलेगा आपको, ठीक है। गंधार तक्षशिला, यहाँ पर तक्ष ने इस नगर को बताया इसलिए तक्षशिला कहते हैं। उन दिनों यहाँ पर पुष्कलावती नामक शासक शासन कर रहा था। पुष्कलावती, क्या नाम था? राजा का नाम पुष्कलावती, क्लियर है? कहाँ का राजा था? भरत का पुत्र तक्ष, इसने ही इस नगर की स्थापना की थी, तक्षशिला की। और जिस समय की बात हम कर रहे हैं 600 शताब्दी ईसा पूर्व की, उस समय यहाँ पर पुष्कलावती नामक व्यक्ति शासन कर रहा था, ठीक है।
अब आते हैं भारत के भीतर। भारत के भीतर सबसे उत्तरी भाग में कौन रहेगा? कुरु। ठीक है, राजधानी रहेगी इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। पहली राजधानी हस्तिनापुर रहेगी। सबसे पहली राजधानी तो असंधिवंत रहेगी, ठीक है, लेकिन असंधिवंत में कुरु पूरी तरह स्थापित नहीं रहेंगे। असंधिवंत से अब्रजन करके माइग्रेट होके वो आएंगे कहाँ? हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर में ही उनका साम्राज्य स्थापित होगा। कालांतर में वह जो वंश है दो भागों में बटेगा, कौरव और पांडव में। पांडवों की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ और कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर। ठीक है, जब हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं तो उस समय कुरु वंश का शासक हुआ करता था कौरव्य। क्या नाम था? कौरव्य शासन कर रहा था। हालांकि इसके बाद या इसी के आसपास अब ये जगह बहुत टूटा फूटा सा रह गया है। इंद्रप्रस्थ जो है, हस्तिनापुर को आप इरेज कर दोगे 6वीं शताब्दी के आते आते, क्योंकि वह क्या हो जाएगा? बाढ़ से नष्ट हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ रहेगा जहां पर कौरव्य शासन करता रहेगा, और इनका जो कौरव वाला पार्ट है वो माइग्रेट होकर कहा चला जाएगा? वत्स, कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी जाकर शिफ्ट हो जाएगा कौन? नीचक्षु। क्लियर? पढ़ेंगे उसके आगे। जिसकी बात हम कर रहे थे ना, उदयन, वत्सराज उदयन, उनको ग्रंथों में पांडव भी माना गया है, क्योंकि यहाँ से नीचक्षु जाएगा और उसी के वंश में उदयन का जन्म होगा। ठीक है, तो उसको इस वंश से जोड़कर भी देखा जाता है।